नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा लेसन प्लान से संबंधित है। वो लेसन प्लान कौन सा है? तो आज का लेसन प्लान हमारा हिस्ट्री से संबंधित है, जो कि क्लास हमारा 6 है। सबसे पहले हम लोग लेसन प्लान में देखेंगे कि हेडिंग हमारा क्या रहता है। तो हम लोग पहले पे विद्यालय का नाम होगा। विद्यालय मतलब कि आप जिस विद्यालय में पढ़ाने जा रहे हैं वो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे XYZ होगा। यहाँ पे दिनांक मतलब कि आप उस जिस विद्यालय में पढ़ाने जा रहे हैं वो कौन सी डेट में आप लेसन प्लान को प्रेजेंट करेंगे, वो डेट रहेगा। कक्षा जैसे कि आज का लेसन प्लान हमारा 6 से है। विषय हमारा इतिहास रहेगा और प्रकरण यानी कि टॉपिक यहाँ पे होगा, लिखा जाएगा। जैसे यहाँ आज का टॉपिक हमारा ऋग्वैदिक सभ्यता है। कालांश मतलब टाइम पीरियड या टाइम अवधि हमारा पीरियड, ठीक है। सामान्य उद्देश्य या उसके बाद हमारा सामान्य उद्देश्य रहेगा। सामान्य उद्देश्य क्या होता है कि इतिहास विषय के सामान्य उद्देश्य निम्नलिखित है। मतलब जो हमारा सामान्य उद्देश्य होता है वो पूर्णतः इतिहास से संबंधित होता है। क्योंकि हमारा टॉपिक ही जो सब्जेक्ट है वो इतिहास से संबंधित है, तो सामान्य उद्देश्य भी हमारा पूरा हिस्ट्री से संबंधित होगा। जैसे यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है कि विद्यार्थियों में इतिहास विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, विद्यार्थियों में स्मरण शक्ति, कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास करना, विद्यार्थियों की मानसिक शक्ति का विकास करना, स्वदेश प्रेम व सांस्कृतिक एकता की भावना मजबूत करना, विद्यार्थियों को धर्म ग्रंथों से संबंधित जानकारी प्रदान करना, विद्यार्थियों को जीविकोपार्जन योग्य बनाना, विद्यार्थियों को प्रकाश अवकाश के सदुपयोग हेतु प्रशिक्षित करना, विद्यार्थियों को मानव समाज के विकास से अवगत कराना, विद्यार्थियों के बौद्धिक क्षमता का विकास करना। और 10वां पॉइंट है हमारा ऐतिहासिक तथ्यों का कालक्रम ज्ञान प्रदान कर इतिहास में उनकी रुचि सुदृढ़ करना। अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो सामान्य उद्देश्य हमारा इतिहास से संबंधित है कि अगर हम बच्चों को इतिहास पढ़ा रहे हैं तो उससे हमारा उद्देश्य किस तरीके से पूरा हो रहा है, ये उससे संबंधित है। अब हमारा विशिष्ट उद्देश्य आता है। तो विशिष्ट उद्देश्य में सबसे पहले लिखा जाएगा कि इस प्रकरण के अध्ययन के पश्चात विद्यार्थी, पहला पॉइंट ऋग्वेद के समय काल को बता सकेंगे। दूसरा पॉइंट वेदों के प्रकारों का बता सकेंगे। तीसरा पॉइंट ऋग्वेद की विशेषता बता सकेंगे। चौथा पॉइंट सामाजिक वर्गीकरण को बता सकेंगे। पांचवा पॉइंट ऋग्वेद और आधुनिक काल की किताबों में भिन्नताओं को सूचीबद्ध कर सकेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है पूर्व ज्ञान। हमेशा बात याद रखिएगा कि जो पूर्व ज्ञान होता है वो हमेशा हमारे प्रस्तावना प्रश्न से संबंधित होता है। जैसे जो हमारा प्रस्तावना प्रश्न है लिखा है हमने जो प्रस्तावना प्रश्न में, उसी से संबंधित हमारा पूर्व ज्ञान होगा। जैसे देखेंगे कि विद्यार्थियों को हड़प्पा सभ्यता यानी कि जो प्राचीन सभ्यता की सामान्य जानकारी है। अब यहाँ पे प्रस्तावना देखते हैं, प्रश्न यानी इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट मतलब उसका हेडिंग या क्रम संख्या बोल सकते हैं, छात्राध्यापिका कथन या क्रियाकलाप, विद्यार्थी कथन। अब यहाँ देखिए कि हमारे देश का क्या नाम है, तो बच्चे बताएंगे कि भारत। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जो हम बच्चों का आंसर आता है फिर उसी से संबंधित हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा। जैसे बच्चों ने आंसर दिया हमारे देश का नाम भारत है, या और भी आंसर आ सकते हैं, हिंदुस्तान हो सकता है, इंडिया हो सकता है। तो फिर उसी से संबंधित जैसे यहाँ पे भारत बच्चों ने आंसर दिया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यता का नाम बताइए। तो बच्चे बताएंगे सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हड़प्पा सभ्यता के पश्चात भारत में किस सभ्यता का विकास होता है। तो चूँकि आज हमारा इंट्रोडक्शन ही ये वाला टॉपिक है, तो बच्चे नॉर्मल बात है कि इसका आंसर नहीं दे पाएंगे, तो ये समस्यात्मक प्रश्न होगा। उसके पश्चात उद्देश्य कथन होगा। अतः आज लोग
हम लोग ऋग्वैदिक सभ्यता नामक प्रकरण का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके पश्चात हमारा शिक्षण अधिगम व्यवस्था है। इसमें क्या है, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट या टॉपिक देखते हैं। तो इसमें शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका कथन, विद्यार्थी कथन, शिक्षण अधिगम सामग्री, शिक्षण विधियाँ, शिक्षण तकनीक। इस वाले पॉइंट में जो कॉलम है हमारा, उसमें हमारा टॉपिक का हेडिंग रहेगा और हम उस टॉपिक को हम किस प्रकार से बच्चों को एक्सप्लेन कर रहे हैं वो लिखेंगे। जब हम बच्चों को एक्सप्लेन करते हैं या कुछ बताते हैं तो विद्यार्थी क्या करते हैं, तो सुनते हैं। तो यहाँ पे रहेगा कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं, या अगर आप ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख कर समझा रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक श्यामपट्ट यानी कि ब्लैक बोर्ड पर ध्यानपूर्वक देख रहे हैं। विधि क्या रहेगा, तो हम व्याख्यान विधि कर रहे हैं। हिस्ट्री में हम जनरली व्याख्यान विधि से ही पढ़ाते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि वैदिक सभ्यता के उद्भव या विकास का प्रमाण या साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होता है। तो टीचर एक्सप्लेन करते हैं कि वैदिक सभ्यता के उद्भव या विकास का जो परिणाम है या जो हमें पता चलता है, साक्ष्यों का कहाँ से पता चलता है, तो वेदों से प्राप्त होता है। तो ये भी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं। और व्याख्यान विधि, अब यहाँ से बात इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि हमने जो एक्सप्लेन किया है उसके बाद हमेशा क्वेश्चन जो एक्सप्लेन किया उससे संबंधित होगा। जैसे यहाँ पे प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के पश्चात भारत में किस सभ्यता का विकास हुआ, ये हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है और उसी से संबंधित ये हमारा प्रश्न है। तो बच्चे आंसर देंगे वैदिक सभ्यता, प्रश्नोत्तर प्रविधि यानी कि क्वेश्चनियर टेक्निक्स मेथड का हम यूज़ यहाँ पे कर रहे हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वैदिक सभ्यता के विकास के लिए जो जानकारी है हमें कहाँ से प्राप्त होती है। तो बच्चे उसका आंसर देंगे वेदों से, और टेक्निक्स हमारा होगा प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर इसी प्रकार से नेक्स्ट टॉपिक है वैदिक सभ्यता की समयावधि व इसका विभाजन। तो इसमें जैसे कि बता सकते हैं कि वैदिक सभ्यता की जो समयावधि है वो 1500 BC से 600 BC तक माना जाता है। और इसमें भी बता सकते हैं कि 2 कालखंडों में हम वैदिक सभ्यता को विभाजित करते हैं। जैसे एक फर्स्ट पार्ट है हमारा पूर्व वैदिक काल, जिसे हम ऋग वैदिक काल भी कहते हैं, वो 1500 से 1000 BC तक, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल जो 1000 से 600 BC तक माना जाता है। अब यहाँ बच्चों को हम एक्सप्लेन करें, पूरा वही है एक्सप्लेनेशन। उसी प्रकार से नेक्स्ट टॉपिक है वेद क्या है, तो एक्सप्लेन करेंगे उसको। फिर विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, यानी जो विद्यार्थियों की जो क्रियाकलाप है वो रहेगा व्याख्यान विधि। फिर इसी प्रकार से हम क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आंसर बच्चे देंगे, प्रश्नोत्तर प्रविधि। इसी प्रकार से अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक का जो हेडिंग है वो वेदों की संख्या। तो 4 वेदों की संख्या कितनी है, तो 4। इसी प्रकार से उसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है कि वेदों की संख्या कितनी है तथा उनके नाम बताइए। तो बच्चे बता रहे हैं और हमने प्रश्नोत्तर प्रविधि का प्रयोग किया है। अच्छा, अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट लगता है हिस्ट्री के लिए। अगर आपने यहाँ नोटिस किया होगा तो देखा होगा कि जो ये वाला क्वेश्चन है, जो ये दोनों क्वेश्चन हैं, हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, उसी से संबंधित है दोनों क्वेश्चन। लेकिन वहीं पे हम यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन को देखें तो जो हमने एक्सप्लेन किया है ये वाला पार्ट उससे संबंधित है। लेकिन यहीं पे हमने जो सेकंड क्वेश्चन रेस किया है बच्चों से, वो हमारा कौन सा क्वेश्चन होगा, तो जो हम टॉपिक नेक्स्ट पढ़ाने वाले हैं, जो हेडिंग हमारा नेक्स्ट होगा, वो बच्चों से निकलवाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है कि हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने वाले वो बच्चों से कैसे निकलवाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया, बहुत इंटरेस्टिंग वे में, कि जो छात्राध्यापिका यानी जो टीचर्स हैं वो बच्चों से कैसे पूछेंगी। तो
आप अपने कक्षा में पढ़ाए गए विषयों के नाम बताइए। ये क्वेश्चन छात्राध्यापिका बच्चों से पूछ रही हैं। तो बच्चे बताएंगे कि वो अपनी कक्षा में, क्लास में हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी जो भी विषय पढ़ रहे हैं उनके नाम बताएंगे। प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर अब यहाँ पे इसको टीचर कैसे हैंडल करेंगे, क्योंकि हमारा नेक्स्ट टॉपिक ही ऋग्वेद की भाषा है। तो बच्चों ने यहाँ पे आंसर दे दिया है हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, गणित। तो यहाँ पे देखिए हम उसको एक्सप्लेन करेंगे कि बिल्कुल ठीक जिस प्रकार से आज आप संस्कृत विषय पढ़ रहे हैं, उसी प्रकार से ऋग्वेद की जो भाषा थी वो भी संस्कृत थी, लेकिन वो प्राक संस्कृत कहलाती थी या वैदिक संस्कृति कहलाती थी। जो वर्तमान जो संस्कृत भाषा है उससे काफ़ी भिन्न था। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्यान विधि, यहाँ संस्कृति नहीं होगा दोस्तों, गलती से निकल गया था, संस्कृत भाषा के लिए प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन हमारा है जो हमने एक्सप्लेन किया था, ऋग्वेद की भाषा क्या थी, तो बच्चे बता रहे हैं उसका आंसर। अब यहाँ पे भी देखिए, यहाँ से क्वेश्चन हमने डिफरेंट रेस किया है। उसी तरीके से नेक्स्ट टॉपिक से संबंधित जो हमारा हेडिंग है उससे संबंधित हम बच्चों से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आप किन किन देवी देवताओं की पूजा करते हैं। तो बच्चे बताए दुर्गा, लक्ष्मी, विष्णु, गणेश। प्रश्नोत्तर प्रविधि। तो यहाँ देखिए जो हमारा टॉपिक है ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता, पूरा बताएंगे हम कि जिस प्रकार से आप दुर्गा, लक्ष्मी, गणेश आदि देवताओं की पूजा करते हैं, ठीक उसी प्रकार से ऋग्वैदिक काल में भी प्रमुख देवताओं की पूजा का वर्णन मिलता है। जैसे अग्नि, आग के देवता; इंद्र, युद्ध के देवता; सोम, पौधों के स्वामी, रोगों के उपचारक और धन के देवता माने जाते थे। अब यहाँ पे लिखा गया है कि छात्राध्यापिका द्वारा शाम पट पर प्रदर्शित किया गया। तो ये जो लिखा है वो मतलब क्या हुआ, तो ये जो लिखा ना अग्नि, इंद्र और सोम, इसको हम ऐसा थोड़ी ना कि हम पूरी क्लास में बच्चों को सिर्फ हम कहानी के माध्यम से ही पढ़ाते जाएंगे या सिर्फ एक्सप्लेन करते जाएंगे, तो हमारी क्लास एक तरीके से बहुत नीरस हो जाती है, बहुत उसमें बच्चों का इंटरेस्ट ख़त्म होने लगता है। तो बीच बीच में उनको एक्टिविटी हो गया या कुछ हमें अपना डिफरेंट मेथड्स चेंज करते रहना चाहिए। तो वहीं पे वो दिखाया कि छात्राध्यापिका शाम पट पर प्रदर्शित कर रही हैं या एक फ्लो चार्ट के माध्यम से कि अग्नि है, इंद्र है या सोम है, उसके द्वारा भी हम इसको बच्चों को प्रेजेंट कर सकते हैं, उसको समझा सकते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा पूरा ख़त्म हो गया है ये जो हमने एक्सप्लेनेशन किया था। लास्ट में हमारा जो लेसन प्लान का जो पार्ट आता है, मतलब जो हम प्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों को, थोड़ा सा हमने जो पढ़ाया है उसको समरी देंगे। ये पूरा समरी दिया हुआ है। फिर उसके बाद श्यामपट कार्य आता है, अर्थात ब्लैक बोर्ड वर्क, कि आपने पूरे लेसन जो आपने प्रेजेंट किया है, जो बच्चों का पढ़ा रहे हैं, तो उस दौरान आपने जो ब्लैक बोर्ड वर्क कितना किया है। जैसे कि मैंने बताया था ना कि हम लोग जब बच्चों को देवताओं के विषय में, ऋग्वैदिक देवताओं के विषय में बता रहे थे, तो मैंने बताया कि हम लोग फ्लो चार्ट का यूज़ कर सकते हैं, डायग्राम का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे फ्लो चार्ट दिखाया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के मतलब बताया, इंट्रोडक्शन दिया गया है बच्चों को यहाँ पे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका पतन होता है, उसके पश्चात भारत में एक नवीन सभ्यता का यानी वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता का विकास होता है। जो छात्राध्यापिका है वो काल को बता रही है, वैदिक काल जो 1500 से 600 BC तक माना जाता है। उसको हमने 2 भागों में विभाजित किया है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। टाइम पीरियड बताया है, बच्चों को बताया कि इसकी जो प्रमुख अगर विशेषताएं बताएं तो ऋग्वेद की रचना हुई है पूर्व वैदिक काल में, इसी वजह से हमने इसको ऋग्वैदिक सभ्यता कहा है। उत्तर वैदिक सभ्यता, उसका टाइम पीरियड हमने बताया और बताया कि बाकी की जो 3 वेद हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की रचना इस काल में हुआ है, यानी उत्तर वैदिक काल में। फिर वेद बताया हमने बच्चों को कि वेद कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 गलत। ये क्वेश्चन यहाँ पे
मेरे टीचर्स ने बताया था कि वेद के प्रकार नहीं होते, वो वेद के भेद हैं, कि वेदों की संख्या 4 है, प्रकार नहीं। तो हमारा जो वेद है वो 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। पुनरावृत्ति के प्रश्न, ये पूरे वही प्रश्न होते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये आता है दोस्तों कि जो पुनरावृत्ति के प्रश्न हैं वो हमारे प्रस्तावना के प्रश्न से संबंधित होते हैं। जैसे अगर आप देखें यहाँ पे, एक मिनट, ये देखिए यहाँ पे ऋग्वेद के समय काल को बता सकेंगे, ये हमारा विशिष्ट प्रश्न है। लेकिन हमने उसको कैसे चेंज किया पुनरावृत्ति के प्रश्न में, तो ऋग्वेद की समयावधि क्या है, मतलब कि समय काल को बता सकेंगे, तो हमने उसी को क्वेश्चन फॉर्मेट में किया कि ऋग्वेद की समयावधि क्या है। वेदों के यहाँ पे भेद कितने हैं, तो इसी प्रकार से यहाँ पे वेदों की संख्या कितनी है, ठीक है। इसी प्रकार से जो हमारा विशेषता रहती है, हमारी विशिष्ट जो उद्देश्य हैं, वो पूरा हमारा प्रश्न पुनरावृत्ति के प्रश्न होते हैं। ये हमारा पूरा पुनरावृत्ति के प्रश्न हैं। दत्तकार, यह इम्पॉर्टेंट होता है। आप कहीं पे भी लेसन प्लान में देखेंगे तो ये दत्तकार होता है, जो हमने पढ़ाया उससे संबंध नहीं। दत्तकार वो होता है जो कि हमने पढ़ाया है बच्चों को, जो टॉपिक हमारा है, इसमें दत्तकार में उनको एक्टिविटी कराया जाता है। जो उन्होंने सीखा है वो एक्टिविटी के माध्यम से कैसे वो उस चीज़ को प्रदर्शित कर पा रहे हैं या कितना उन्होंने सीखा है, इसके द्वारा। जैसे अगर आप देखें तो दत्तकार में यहाँ दिया हुआ है कि पता करो कि तुम्हारे विद्यालय के पुस्तकालय में धार्मिक किताबें हैं या नहीं, यदि हैं तो उन पुस्तकों की सूची बनाओ या लिखो। तो यहाँ पे बच्चों को एक्टिविटी करने के लिए बोला कि वो अपने लाइब्रेरी में जाएंगे, बुक्स को ढूंढेंगे, जो धार्मिक ग्रंथ हैं या धर्म से संबंधित जो पुस्तकें हैं, अगर वो मिलती हैं तो फिर उनकी सूची बनाएंगे। तो आज का हमारा लेसन प्लान का जो 6th क्लास का है, हिस्ट्री का ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को कोई क्वेरीज़ होगी इससे संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगी। थैंक यू दोस्तों।